everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to start a new chapter from class 12, that is chapter number 10, बायोटेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में किस तरह से है, फिर मेडिसिन में देखेंगे, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और फिर एथिकल इश्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, ऑलरेडी आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, वो एसेंशियली डील किस बारे में करता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइंग माइक्रोब्स, चाहे वो कोई सा भी एनिमल हो, फंजाई, प्लांट है, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लोग जो भी चीज़ें बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो इंक्लूड क्या क्या करता है। तो थेराप्यूटिक्स, डायग्नोसिस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि एग्रीकल्चर में, इसके अलावा है फिर बायो रेमिडेशन, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट ट्रीटमेंट, फिर एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी के लिए 3 इंपॉर्टेंट एरिया हैं जो कि अभी खाली हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये प्रोवाइड क्या करता है, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब्स या फिर प्योर एंजाइम। ठीक है, एक तो ये कैटलिस्ट प्रोवाइड कराता है। दूसरा ये क्रिएट करता है ऑप्टिमम कंडीशन जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा डाउन स्ट्रीमिंग जो प्रोसेस है उसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह में ये हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में किस तरह से हो सकता है। तो जो एग्रीकल्चर में है, इसमें क्या होता है कि एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर पहला है, इंक्रीज यानी कि लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, यानी कि फूड के देखो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली अब यहीं से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि अभी के टाइम पे जितनी पॉपुलेशन है उतना से और जितनी पैदावार हमारे पास है, ठीक है, वो दोनों सफिशिएंट नहीं है एक दूसरे के लिए। मतलब कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पैदावार कम है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, तो तरीका ये है कि एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टार्ट हो सकता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। 3 चीज़ें हैं, 3 रास्ते हैं हमारे पास, जिसकी सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का हमारे पास फ़ायदा ये है कि अभी के टाइम पे फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कराने के लिए हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी 3 ऑप्शन हमारे पास छोड़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है बच्चों, वो सक्सीड इन ट्राइपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि अभी के टाइम पे ह्यूमन पॉपुलेशन जितनी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू हम सिर्फ मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन की फूड की डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। इंक्रीज यील्ड have partially been due to use of improved crop variety but mainly due to use of the better management practice and use of the agrochemical, यानी कि फर्टिलाइजर हुआ या फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करके हम लोग उतना क्रॉप नहीं बना सकते जितना कि हमको ज़रूरत है। जो फार्मर है वो अभी के टाइम पे इन द डेवलपिंग वर्ल्ड जो एग्रोकेमिकल है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इंक्रीज़ जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू ये चीज़ हम कर नहीं सकते। अब क्या होगा कि एक और नया वर्ड है, डैट इज़ टिश्यू कल्चर। तुमने नाम सुना होगा। टिश्यू कल्चर क्या होता है ना, कि टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग प्लांट या फिर प्लांट के किसी भी एक भी पार्ट को ले करके एक नया प्लांट बना सकते हैं। जैसे मान लो तुमने एक आम खाया, उस आम का तुमने बीज लिया, तो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी उस एक आम के बीज से तुम बहुत सारे आम के पेड़ लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, उसी टेक्निक को हम लोग टिश्यू कल्चर के अंदर लाते हैं। देखो अब एक बार देख लेते हैं, टेक्स्ट भी देखना ज़रूरी है कि एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड टू कीप पेस विद डिमांड एंड द
एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड इफ़िशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। यानी कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड का अगर हम इस्तेमाल करें तो जो अभी के टाइम पे जितनी हमें डिमांड है, जितनी फूड की डिमांड है, वो पूरी नहीं हो सकती है। तो अनदर टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ये डेवलप किया गया। व्हाट डज मीन टिश्यू कल्चर का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1950 में ये चीज़ स्टार्ट हुआ था, जिसमें होल प्लांट को हम लोग जनरेट कर सकते हैं एक्स प्लांट से। यानी कि एक्स प्लांट क्या होता है? एक्स प्लांट कहते हैं बच्चों की कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट का, यानी कि पौधे का कोई भी पार्ट आप उसको लीजिए, उसको ग्रो कीजिए टेस्ट ट्यूब में, स्टेराइल कंडीशन में, और फिर उसको न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि उसको आप न्यूट्रिशन का मीडियम आप उसको प्रोवाइड कराइए। और इसके पास एक कैपेसिटी होती है, यानी कि एक्स प्लांट के पास एक कैपेसिटी होती है जिसको हम लोग टोटीपोटेंसी बोलते हैं। यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो कैपेसिटी है उसको हम लोग टोटीपोटेंसी बोलते हैं। उसकी मदद से वो पूरा का पूरा होल प्लांट वो बना सकता है। ठीक है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose। यानी कि ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो टिश्यू कल्चर है वहाँ पे जब आप न्यूट्रिएंट का जो मीडियम आप उस प्लांट को ग्रो कराने के लिए दीजिएगा, उसमें सुक्रोज का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक साल्ट होना चाहिए, वाइटामिन होना चाहिए, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ये पॉसिबल है कि जो लार्ज नंबर पे हम लोग प्लांट बना सकते हैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, इस मेथड के थ्रू हम लोग हज़ारों पौधे बनाते हैं। और इसी कल्चर को थ्रू टिश्यू कल्चर एंड इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन आई होप समझ में अब आ गया होगा। ईच ऑफ दिस प्लांट, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि टिश्यू कल्चर के बाद टिश्यू कल्चर के ज़रिए आप जितने भी प्लांट बनाइएगा, जाहिर सी बात है सबका ऑरिजिन सेम है, तो सबका जो जेनेटिक मटेरियल है सबका सेम रहेगा, इसलिए उसके वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द ओरिजिनल प्लांट। ठीक है, फ्रॉम विच दे ग्रो। इसके अलावा ये इसीलिए इन सब प्लांट को हम लोग सोमा क्लोन बोलते हैं, क्योंकि सबका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा है, सब एक जैसे दिखेंगे। कभी सोचा है तुमने कि मार्केट में जो आम आता है सब आम एक जैसा रहेगा? या फिर मान लो सेब है, जो सेब तुमको मई के महीने में मिलेगा वही सेब तुमको अगर तुम ठंडी के मौसम में मिले तो सबका मतलब सेम रहेगा, साइज, सेब, कलर सब कुछ सेम रहता है। तो बहुत सारे जो मार्केट में सोमा क्लोन के थ्रू जो आते हैं वो यही सब का नतीजा है। मेनी इंपॉर्टेंट फूड जैसे कि टमाटर, बनाना, एप्पल, वही चीज़ देखो मैंने जो भी बोला ना, जो कमर्शियल स्केल पे इस मेथड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ट्राई टू विजिट टिश्यू, अगर तुम्हारे आसपास कुछ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी अगर है तो वहाँ पे जा कर के अपने टीचर के साथ देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है कि हेल्दी प्लांट आप बना सकते हो। मान लो कि कोई प्लांट है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे दादा ने एक आम का पौधा लगाया था। अब क्या हुआ कि उस आम का पौधा जो है वो उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, उसके अंदर मान लो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो अब क्या करोगी कि तुमको तो वो पेड़ काटना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अब उस आम के पेड़ से लगाव है। तो फिर अगर मान लो वही आम का पेड़, यानी कि वैसा ही आम तुमको दोबारा से चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तो करना कुछ नहीं है बच्चों। मान लो ये एक आम का पेड़ है, ठीक है, तो इसका जो एक्सिलरी पार्ट है, यानी कि जो मेरिस्टेम पार्ट है, मेरिस्टेम पार्ट में दोनों चीज़ें आती हैं, एपिकल और एक्सिलरी। आप वहाँ का कोई टिश्यू ले लीजिए, कोई सेल ले लीजिए, इसको आप टिश्यू कल्चर मेथड के थ्रू या फिर ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आप इसको ग्रो कराइए। तो यहाँ से जो पौधा आप बनाइएगा उस पौधे के अंदर वही क्वालिटी रहेगी जो आपके दादाजी ने लगाया था उस वाले पौधे में थी, यानी कि सेम वैसा ही पौधा आपको मिलेगा, सेम वैसा ही आम भी आपको मिलेगा। वही चीज़ है कि इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ ए वायरस, मेरिस्टेम यानी कि एपिकल और एक्सिलरी दोनों चीज़ें होती है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों याद रखना। क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल चॉइस ऑफ में आता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो एपिकल और एक्सिलरी दोनों आता है। इससे आप फ्री ऑफ वायरस आप प्लांट बना सकते हैं। वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन द विट्रो टू ऑब्टेन, यानी कि आप इन विट्रो में आप ऑब्टेन कीजिए और वायरस फ्री प्लांट पाइए। और साइंटिस्ट हैव सक्सीड, यानी कि साइंटिस्ट लोग जो बनाना, शुगर केन वगैरह जो बनाते हैं वो लोग ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। ठीक है, जो इसके अलावा है कि साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लाज्म, यानी कि
यानी कि साइंटिस्ट अभी के टाइम पे क्या करते हैं कि एक प्लांट का सेल लिए, ठीक है, उसका जो सेल वॉल है उसको वो लोग हटा दिए। सेल वॉल को हटाने के बाद जो बच गया उसको उन लोगों ने प्रोटोप्लास्ट कहा, यानी कि प्रोटोप्लास्ट है तो जाहिर सी बात है उसमें सेल मेम्ब्रेन तो रहेगा ही। और उसके बाद ये जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट था, यानी कि ये मान लो कि एक प्लांट का सेल है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से, जस्ट अ मिनट, ये मान लो एक प्लांट का सेल है, ठीक है, इस प्लांट सेल के ऊपर इस तरह से सेल वॉल रहता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि या इसका सेल वॉल हटा दिया, ठीक है, सेल वॉल हटाने के बाद ये सिर्फ एक प्लांट का सेल बचा, तो इसको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लास्ट, यानी कि ठीक है। अब इस आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट यानी कि अब इसको फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट which having desirable character can be fused to get hybrid protoplast which can be further grow to form new plant। इसी को हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास एक अभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं ना कि एक प्लांट ले रहे हैं, दो प्लांट है, ठीक है, मान लो एक आलू है यानी कि पोटैटो, एक हो गया टमाटर, यहाँ से भी एक सेल लिए, यहाँ से भी एक सेल लिए, दोनों के सेल वॉल को उन लोगों ने हटा दिया और दोनों को इस तरह से फ्यूज़ करवा दिया। तो अब जो नया सेल बनेगा उसके अंदर तो आलू और टमाटर दोनों की ना कैरेक्टर आ जाएंगी। तो इस तरह का जो टेक्निक है इसको हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस तरह से सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट यानी कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इमेजिन ए सिचुएशन व्हेन ए प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टोमेटो इज फ्यूज्ड विद द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द पोटैटो, यानी कि टमाटर, वही सेम चीज़ मैंने बताया ना कि टमाटर का और आलू का दोनों को हम लोगों ने फिक्स करवा दिया और इस तरह से एक हाइब्रिड प्लांट बना और इसके अंदर टमाटर और आलू दोनों की कैरेक्टर रहेंगी और इस तरह से जो प्लांट बन के सामने आया यानी कि जो नया वेराइटी है उसको उन लोगों ने पोमैटो नाम दे दिया। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इट्स कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, यानी कि एक बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। देखो बच्चों, साइंटिस्ट हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट करते रहता है, उसमें से जो पास हो जाता है उसको मार्केट में आ जाता है, जो नहीं होता है पास वो वही रह जाता है। तो ये वाला चीज़ किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना कि जैसा कैरेक्टर उन लोग चाहते थे कि मिले लेकिन वैसा कैरेक्टर मिल नहीं पाया, इसी वजह से हमारे पास ये चीज़ नहीं है। इसके अलावा क्या है कि इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ डैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो डैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द, मतलब ये कि क्या बायोटेक्नोलॉजी के अलावा क्या, यानी कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि प्लांट मतलब कि जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उपजा सके, इसके लिए क्या कोई दूसरा रास्ता है? तो इस देयर वही चीज़ यहाँ पे देखो, क्या बायो फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र को हटा करके का कोई ऐसा रास्ता है? तो उसी के बारे में चलो यहाँ डिस्कस करेंगे। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स जो कि अभी के टाइम पे हम लोग देखते हैं, ये सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के तौर पे मैनिपुलेट होते हैं। इस जीएम प्लांट का क्या मतलब हुआ? ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मोर टॉलरेबल बनाते हैं एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। मान लो उसको ठंडा नहीं लगने देगा, उसको सूखा से बचाएगा, वहाँ पे मान लो नमक ज़्यादा है, हीट ज़्यादा, ये सारी चीज़ों से बचाएगा। दूसरा ये कि रिड्यूस कर देता है रिलायंस केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर से, इसका भरोसा हटा देता है, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करने देता। इसके अलावा रिड्यूस कर देता है पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस्ट। इसके अलावा इंक्रीज़ कर देता है इफ़िशियंसी ऑफ द मिनरल यूज़, जो मिनरल वगैरह यूज़ करता है उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे कि गोल्डन राइस का तुमने नाम सुना होगा, उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो गोल्डन राइस है बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। तो इसमें क्या होता है कि विटामिन ए ज़्यादा होता है। इन एडिशन टू दिस यूज़, जो जीएम has been used to create tailor-made plant to supply alternative source in the industry in the form of the starch, fuel and pharmaceuticals। यानी कि इसके अलावा भी दूसरे मतलब जो जीएम प्लांट होते हैं यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट होते हैं वो स्टार्च हुआ या फिर फार्मास्यूटिकल फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें भी इंडस्ट्री में देने के लिए बहुत अल्टरनेटिव वे के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं। इसके अलावा सम ऑफ द एप्लीकेशन, कुछ और एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का इन द एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन द डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, यानी कि पेस्ट, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं ना जिसके ऊपर पेस्ट लग जाता है। नहीं तुम सुनते होगे घर में कि मम्मी ने आम का पेड़ लगाया उसके ऊपर कीड़े लग गए, बस वो आम का पेड़ ख़त्म हो गया।
तो अब बार बार कीड़े लग जाएंगे तो फिर आम बनेगा कब, नहीं ना हो पाएगा। तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा तरीका निकाला है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट भी आप बना सकते हो, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मतलब कि पेस्टिसाइड का यूज़ कम करके, ठीक है। इसके अलावा बीटी टॉक्सिन का तुमने नाम सुना होगा। बीटी टॉक्सिन बच्चों अभी देख लेते हैं कि बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, वो वहाँ से निकलता है बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है वो हैज़ बीन क्लोन फॉर फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन द प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ द इंसेक्ट। मतलब कि एक प्लांट है, मान लो उस प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे, तो कीड़े को मार यानी कि इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता था। लेकिन इस बीटी टॉक्सिन से क्या हुआ कि आपको इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है, जो काम इंसेक्टिसाइड करता था वही काम आपका बीटी टॉक्सिन भी कर देगा। जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी बॉर्न, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सारी चीज़ों पे अगर कीड़े लग रहे हैं तो आप ये वाला टॉक्सिन डालिएगा तो सही हो जाएगा। तो एक ये हो गया। इसके अलावा है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के लिए। सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis, यानी कि बीटी कॉटन का कुछ स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जो कि किल कर देता है इंसेक्ट को, एज जैसे उसमें कुछ एग्जांपल है। होता क्या है ना बच्चों बीटी कॉटन में कि ये जो बैसिलस thuringiensis है यानी कि जो बैक्टीरिया है ये रिलीज़ करता है एक ठो टॉक्सिन जिसको हम लोग बीटी टॉक्सिन बोलते हैं। ये बीटी टॉक्सिन जब ये मान लो इंसेक्ट है, जब इंसेक्ट के पेट में जाएगा ना तो इसका जो इंटेस्टाइन होता है उसको परफोरेट कर देता है, यानी कि उसके अंदर छेदा कर देता है, जिसकी वजह से ये जो मतलब इंसेक्ट है वो अपने आप मर जाता है, यानी कि इसको मार देता है। तो इस वजह से आपको अलग से इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही इसका मेन काम होता है, ठीक है। इसके अलावा हाँ वही चीज़ देखो यहाँ पे टेक्स्ट में भी है, कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स, इसमें आता है टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, फिर आता है कोलिप्टेरन्स जिसमें आता है बिटल्स। इसके अलावा है डिप्टेरन्स, इसमें आता है फ्लाई मॉस्किटो। इसके अलावा दूसरा है कि बैसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ द, देखो वही चीज़ जो अभी मैंने बताया ना वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, यानी कि अपने ग्रोथ के कुछ पर्टिकुलर फेज में जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है वो कुछ प्रोटीन बनाता है। दिस क्रिस्टल कंटेंट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, वाई डज दिस टॉक्सिन डोंट किल बैसिलस। सवाल ये उठता है ना कि भाई जब ये टॉक्सिन है तो फिर बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रहा है, सिर्फ इंसेक्ट को क्यों मार रहा है। तो उसका जवाब ये है कि ये जो टॉक्सिन रहता है ना ये तभी एक्टिव होता है जब वो इंसेक्ट के पेट में जाता है। इंसेक्ट के पेट में उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है बच्चों कि जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है और उसको मार देता है। और यही चीज़ जब बैक्टीरिया के अंदर रहता है तो वो एक्टिव नहीं हो पाता है। वही देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, देखो लिखा है ना, बट वंस and ingest the inactive toxin, it is converted into active form of toxin due to alkaline pH of the gut। देखो अल्कलाइन pH जो गट था ना उस इंसेक्ट का, उसका जो pH था वो अल्कलाइन था और अल्कलाइन होने की वजह से वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड कर देता है सरफेस ऑफ द मिड कवर ऑफ द एपिथेलियम, ये क्वेश्चन आया था एक बार। तो वो क्रिएट कर देता है पोर्स जिसकी वजह से स्वेल कर जाता है, लाइसिस हो जाता है और फाइनली वो डेथ कर जाता है। तो ये था कि बीटी मतलब इंसेक्ट मर जाता है, इसके पीछे का क्या रीज़न था वो आई होप समझ में आ गया हो। वही देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये इसके अंदर नहीं था इसलिए ये रुआ हो गया और ये नहीं हुआ। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस, यानी कि बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है उससे एक स्पेशल टाइप का जीन वगैरह निकाला जाता है और इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है सेवरल क्रॉप में, यानी कि कॉटन का जितना भी टाइप है उन सब में किया जाता है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट, यानी कि जो जीन आप किस तरह का लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप एक जीन है उसको आप किसी में भी डालिएगा तो काम करेगा, नहीं करेगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, सेम वही टॉक्सिन था लेकिन वो इंसेक्ट को नहीं मार रहा था, जब मार रहा था तो सॉरी वो बैक्टीरिया को नहीं मार रहा था, इंसेक्ट को मार रहा था, यानी कि पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर है। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
एज मोस्ट टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप के स्पेसिफिक होते हैं। बहुत सारे ऐसे बैसिलस थुरिनजेंसिस के बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो सिर्फ इंसेक्ट को मारेंगे। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्राई फर्स्ट एसी, यानी कि क्राई जीन। और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी जो है वो कंट्रोल करता है कॉटन बलवर्म को, और क्राई फर्स्ट एबी जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। तो ये उसका एग्जांपल हो गया। ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का क्या मतलब होता है। देखो जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, एग्जांपल है नेमाटोड्स, पैरासाइट, ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे हैं जो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल हैं, साथ ही साथ ह्यूमन भी हैं जो जिसके ऊपर नेमाटोड्स पैरासाइट पाए जाते हैं। ठीक है, नेमाटोड में एक इम्पॉर्टेंट नेमाटोड है जिसका नाम है मेलोडीगाइन इनकोग्निशिया, जो इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ द टोबैको प्लांट, जिसकी वजह से ग्रेट रिडक्शन हो जाता है इन द यील्ड। यानी कि एक नेमाटोड है जिसका नाम है एम इनकोग्निशिया, और ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट को। कहाँ पे इन्फेक्ट करता है? तो उसके रूट को, रूट सिस्टम को, जिसकी वजह से यील्ड उसका कम हो जाता है। A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference. इसका नाम तुमने सुना होगा, RNA interference, that is RNAi। इसमें होता क्या है ना, एक प्रोसेस है, ये कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है बच्चों, डरने का ज़रूरत नहीं है। RNA इंटरफेरेंस में होता क्या है ना कि RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल, ये सबसे पहले तो ये याद रखो ऑब्जेक्टिव के लिए, पहले नीड्स थी, ठीक है, पहले उस पर ध्यान दो। RNAi जो होता है वो जितने भी ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सबके लिए ये एप्लीकेबल है एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर, किस फॉर्म में? एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। इस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू इट एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA। होता क्या है ना कि RNA इंटरफेरेंस में मान लो ये हमारा पैरासाइट है, ठीक है, और ये हमारा होस्ट है, ठीक है, तो इसके RNA के साथ इसके RNA को कंबाइन इस तरह से करा दिया जाता है। जब आप कंबाइन करा लोगे, जब इसको आप बांध दोगे तो ये फ्री रहेगा नहीं, जब फ्री नहीं रहेगा तो कोई गड़बड़ी करेगा नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, जिसको हम लोग RNA साइलेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम ए इन्फेक्शन ऑफ द वायरस, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन वेर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। द इंट्रोडक्शन ऑफ द DNA was such that it produced both sense और antisense mRNA in the host cell. These two RNA being complementary to each other and form double stranded dsRNA, और जो इनिशिएट कर देता है RNAi को और साइलेंस कर देता है mRNA को नेमाटोड्स का। मतलब वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि वेक्टर कौन सा यूज़ हो रहा है, तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एग्रोबैक्टीरियम यूज़ होता है प्लांट के केस में, और जो नेमाटोड का मतलब कि दो तरह की दो स्टैंडर्ड बना देता है RNA का, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। द कॉन्सिक्वेंस वाज द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, इसकी वजह से जो पैरासाइट होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है ट्रांसजेनिक होस्ट में, और इस तरह से जो बच जाता है वो प्लांट जो है वो ख़राब होने से बच जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि एग्रीकल्चर में आपका किस तरह से रोल है। मिलते हैं अगले वीडियो में कि मेडिसिन में किस तरह से रोल है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।